Dear students, good afternoon. जैसा कि लास्ट टाइम आपने आपको गोलीबारी लिलीपुट का फर्स्ट पार्ट, उसके बाद सेकंड पार्ट कंप्लीट करवाया था, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके तीसरे चैप्टर पे आए हैं रोज सेशन में से, जिसका टाइटल है द सेंट ऑफ द गटर्स। और इसके राइटर जो हैं वो हैं आपकी जानी पहचानी फिगर हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर निर्जा मत्तू। क्या बच्चों मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर। पहुंच रही है? साफ आवाज आ रही है? ठीक है। थोड़ा सा जो हमारा टाइटल है इस चैप्टर का, मैं उसकी ओर आपको ले चलूं। सेंट बनना जो है वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें बहुत सारी तपस्या, बहुत सारा त्याग, बहुत सारा कड़ा परिश्रम, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कोई शख्स, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जो है वो अपना नाम कमाता है और हमेशा के लिए अमर हो जाता है। जहां तक सेंट्स की बात है, हमारे सूफियों की बात है, हमारे संतों की बात है, तो घर छोड़ देना, अपना परिवार छोड़ देना और पहाड़ों में चले जाना, अकेली जगहों पे चले जाना, ये कोई उतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जितनी बड़ी बात जो है, जो आज हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं, कि एक ऐसे संत, एक ऐसे सेंट कि जिन्होंने क्या किया, नालियों के संत कहलाए और उनका नाम जो है पूरी दुनिया में जाना जाता है। वो पर्सनालिटी कौन है उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे पहले जो ऑथर हैं हमारे, उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। प्रोफेसर निर्जा मातू डिड हर एमए इन इंग्लिश। प्रोफेसर निर्जा मातू जो थी, उन्होंने अपनी एमए जो है वो किस में की? अंग्रेजी में की, इंग्लिश में की। और कहाँ से की? कश्मीर यूनिवर्सिटी से की। कब की? 1958 में। पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि प्रोफेसर निर्जा मातू जो हैं, उन्होंने 1958 में 1958 में अपनी एमए की, किसमें? इंग्लिश में की। और वो भी कहाँ से? हमारी ही रियासत से की उन्होंने। कश्मीर यूनिवर्सिटी की, एक हमारी रियासत की यूनिवर्सिटी है कश्मीर यूनिवर्सिटी, वहां से उन्होंने 1958 में अपनी एमए इंग्लिश की। देन आफ्टर दैट शी बिकेम प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल इन 1981। और फिर क्या होता है कि वो प्रोफेसर बनती हैं, उसके बाद प्रिंसिपल बनती हैं। और कहाँ बनती हैं? इन गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, एमए रोड, फ्रॉम वेयर शी हैड ग्रेजुएटेड इन 1956। पहले प्रोफेसर लगती हैं, उसके बाद वो प्रिंसिपल लगती हैं, अध्यक्षा लगती हैं। कब? 1981 में। और कहाँ पे? गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, जो कहाँ पे है? एमए रोड पर है। फ्रॉम वेयर शी हैड ग्रेजुएटेड, जहां से उन्होंने उस कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की थी। और वो कब की थी? 1956 में। आपको यही पूछा जा सकता है कि बताइए, प्रोफेसर निर्जा मातू ने अपनी ग्रेजुएशन जो थी वो कब की और कहां से की? यही सवाल आपको 1 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर निर्जा मातू ने एमए जो है वो किस सब्जेक्ट में किया?
और कहां से किया, किस यूनिवर्सिटी से किया। तो ये चीजें जो है आपने अंडरलाइन करके रखनी है, इनको नोट करके रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, शी स्टेड इन द सेम कॉलेज टिल हर रिटायरमेंट इन 1995। फिर उसी कॉलेज में ही वो रहती हैं। कौन से कॉलेज में? गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन। वहां पे वो प्रिंसिपल के ओहदे पे वहां रहती हैं। कब तक? 1995 तक, जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं होती है। वो नौकरी से क्या हो जाती हैं? रिटायर नहीं होती हैं। तब तक वो 1995 तक उसी ओहदे पे बरकरार रही। ठीक है जी, यहां तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों ये क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. क्लियर हुआ ये आपको? ठीक है। अच्छा, कोई बड़ी पुरानी कहानी नहीं है ये, कोई बड़ी पुरानी बात नहीं है। 1995 की बात है ये। ठीक है, 1995 में उनकी जो है वो क्या हो जाती है, नौकरी खत्म हो जाती है, हैं? सरकारी महकमे को वो अलविदा कहती हैं और वापस अपने घर जो है वो चली जाती है। She was awarded a visitorship by the British Council in order to research at the Oxford University. आप कहता है उनको एक विजिटरशिप भी जो थी वो मिली हुई थी। कहां से? ब्रिटिश काउंसिल की ओर से। क्यों मिली थी वो? क्योंकि उन्होंने कुछ रिसर्च का काम जो था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ये एक दुनिया की मानी हुई यूनिवर्सिटी है जिसका क्या नाम है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, वहां उन्होंने कुछ रिसर्च का काम किया हुआ था। उस सिलसिले में उनको एक विजिटरशिप भी जो थी ब्रिटिश काउंसिल की ओर से उनको मिली हुई थी। वो कब मिली थी? वो 1984 में। She was also awarded a senior fellowship in literature by the Ministry of Human Resource Development (GOI) in 1998 to work on 4 Kashmiri women poets. अच्छा, अब कहता उनको क्या होता है, She was also awarded a senior fellowship. उसके बाद उनको अवार्ड करना क्या होता है? अवार्डेड मीन्स उनको इनाम से नवाजा गया, उन्हें पुरस्कार से, हिंदी में पुरस्कार कहते हैं, पुरस्कार उर्दू में इनाम कहोगे, उनको उससे नवाजा गया। ठीक है, अवार्ड जो होता है वो क्या होता है, एक किस्म का प्राइज होता है। अवार्डेड जो है उसको आप यहाँ पे क्या कहोगे? टू गिव समवन प्राइज, और या तो प्राइज कहोगे या कोई दूसरा रिवार्ड कहोगे। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, सराहनीय योग्य काम करते हैं, काबिल तारीफ जब हम कोई काम करते हैं, उसके इवज में हमें क्या किया जाता है? कोई अवार्ड दिया जाता है, कोई इनाम जो है वो दिया जाता है। ठीक है जी। और वो देने वाली एजेंसी जो थी वो कौन थी? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो पहले जो ये MHRD के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है। मेरे ख्याल से अब इसका नाम जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है। ठीक है जी, एजुकेशन मंत्रालय की ओर से उनको ये इनाम जो था, रिवार्ड जो था वो दिया गया था। GOI in 1998 to work on 4 कश्मीरी वुमेन पोइट्स। अब देखिए, रिटायर होती हैं वो कब? 1995 में। लेकिन उसके बाद, रिटायर होने के बाद भी उन्होंने क्या किया? अपना काम जो था वो जारी रखा। ये नहीं कि वो हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, नहीं, बल्कि क्या करती रही, आगे भी अपना काम जो था वो उन्होंने जारी रखा। अच्छा जी, अब जरा थोड़ा सा नीचे चलिए। हाउ मेनी ऑफ अस आर विलिंग टू डिवोट आवर लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर एंड द नीडी। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो क्या है, तैयार रहते हैं या तैयार हैं कि हम अपनी जिंदगी जो वो क्या कर दें, उसको वक्फ कर दें, अर्पित कर दें। किसके लिए? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर एंड द नीडी। किनके लिए? उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने की, उनकी जो जरूरियात जो हैं, उनको पूरा करने के लिए हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि अपनी जिंदगी जो है वो वक्फ करने के लिए तैयार हैं। ट्रू वर्शिप लाइज इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ये इसमें देखिए, अब ये लास्ट वाली ये
लाइनें जो हैं इनका बहुत बड़ा मतलब निकलता है यहाँ पे। इससे हमें सीख मिलती है कि ट्रू वर्शिप लाइज इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, कि कहते हैं ना वर्क इज वर्शिप, काम ही इबादत है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रू वर्शिप की सच्ची इबादत जो है वो क्या है, इंसानियत की मदद करना। किसकी मदद करना, खिदमत खलक की मदद के लिए आगे निकलना, अपने लिए नहीं। कि जो भी हम ये काम करें जिसमें हमारा निजी हित जो है, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट जो है उसमें छुपा हो, उसके लिए काम करना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि क्या है, दूसरों के काम आना। जीना वो है कि जिसमें हम क्या कर सकें कि हमारा लाइफ जो है, हमारी जिंदगी जो है वो क्या हो सके, दूसरों के काम में आए। तो जीना वही है, सक्सेसफुल मैन वही है, एक कामयाब इंसान वही है जो क्या करता है, अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर है, अपने जरूरियात जो हैं, अपनी उसकी आशाएं जो हैं, उसकी उमंगें जो हैं, उनको ही कुर्बानी देकर दूसरों के लिए काम करता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, एक सक्सेसफुल मैन जो है वो कहते हैं। सर जरा थोड़ी मुझे इसकी वीडियो देना, शहनवाज सर, इसकी ऑटोबायोग्राफी हिंदी में मदर टेरेसा, यूट्यूब से निकाल कर जी। थोड़ा सा बच्चों आपका टाइम लेंगे हम। तो क्यों नहीं वेट करेंगे। इन हिंदी airs स्क्रीन नहीं है। हाँ
अब अनम्यूट हो गए हो आप लोग। ठीक है। संघर्ष अच्छा बच्चों, ये वीडियो कैसी लगी आपको? हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? अपनी माइक जो जरा ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। जरा थोड़ा सा हमें फीडबैक दीजिए। इस वीडियो को आपने देखा आप सब लोगों ने? Yes, sir. तो कैसी लगी ये वीडियो आपको? अच्छी थी कि बढ़िया थी? बढ़िया थी। क्या सीख मिली हमें इससे? क्या सीख लिया आपने इस चीज से? हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए सर। क्या बात? ठीक है, चलिए इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं अब। ठीक है। One of the greatest figures of the 20th century
is a woman known all over the world as Mother Teresa. कहता है ग्रेटेस्ट फिगर जो है यहाँ पे क्या होगा आपका, जो है वो क्या, रिनाउंड पर्सनैलिटी, टावरिंग पर्सनैलिटी, जानी पहचानी शख्सियत, मानी हुई शख्सियत, ठीक है। ऐसी शख्सियत इसको हर कोई जाने, तो एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनैलिटी 20वीं शताब्दी की, 20वीं सदी की वो एक औरत थी जिनको पूरी दुनिया में मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उस टावरिंग पर्सनैलिटी को? शी इज नोन बाय द नेम ऑफ मदर टेरेसा ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में उसे किस नाम से जाना जाता है? बोलिए जरा, जवाब दीजिए आप भी। सर मदर टेरेसा के नाम, मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। She did not hold any powerful position in politics or government, yet she ruled over the hearts and minds of countless numbers of people in almost every country. कहता है कि she did not hold any powerful position. उनके पास कोई इतना बड़ा ओहदा जो है वो नहीं था, कोई किसी गवर्नमेंट में या किसी सियासत में वो नहीं थी, है कि उनके पास कोई इतनी पावर्स हो, इतना बड़ा उनके पास ओहदा हो, ऐसा तो कुछ नहीं था उनके पास। लेकिन फिर भी येट इवन देन उन्होंने क्या किया, काउंटलेस नंबर्स ऑफ पीपल जो हैं, अनगिनत लोग जो हैं, उनके दिलों में राज किया। वो अनगिनत लोगों के दिल की धड़कन बनी। और कहाँ पे? इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। यही नहीं सिर्फ हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, बल्कि तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में, देशों में भी विदेशों में भी उनका नाम जो था वो बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ जब वो जिंदा थी तब भी लिया गया और आज भी लिया जाता है। She was awarded the highest honors by a grateful world, including the Nobel Peace Prize. जैसे कि आपने पहले भी ऑटोबायोग्राफी जो मैंने आपको अभी दिखाई, उसमें भी आपने देखा कि दुनिया का कोई ऐसा इनाम जो है वो उनसे नहीं छूटा होगा, जो उन्हें नहीं मिला होगा। बड़े से बड़ा इनाम जो है उनकी वो क्या थी, मालिक थी। उनको उन इनामों से नवाजा गया था और उनमें से एक और इनाम जो है जिसको हम क्या कहते हैं, नोबेल पीस प्राइज कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज जो है ये वो इनाम होता है जो साल में एक दफा एक ही पर्सन को दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? फॉर प्रमोटिंग पीस एंड इंटरनेशनल relations. Nobel Peace Prize is a prize which is given to a person in a year for promoting peace and international relations. जिसमें क्या होता है कि वो शख्स जो है, वो व्यक्ति जो है, वो अमन के लिए काम करता है, बैनुल अक़वामी अमन के लिए काम करता है, बैनुल अक़वामी अंतर्राष्ट्रीय जो रिश्ते जो हैं उनको बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसलिए उसको ये नोबेल पीस प्राइज जो है साल में एक दफा एक ही शख्स को पूरी दुनिया में एक ही बार दिया जाता है। She had no material possessions. She had no material possessions of her own, as she had dedicated herself to a life of poverty and humble submission to God. Yet the rich, the famous, and the powerful flocked to her to become a part of her mission and to give some real meaning to their lives. She had no material possessions. अब material possessions क्या हो गई? ये होती है आपकी प्रॉपर्टी, धन दौलत, और वो भी कंक्रीट शेप में, जैसे आपकी गाड़ी है, बंगले हैं, कोई जेवर हैं। तो इस किस्म की कोई भी चीजें जो थी उनके पास नहीं थी।
क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आप को वक्फ कर दिया था, किसके लिए? गरीब लोगों के लिए है, गरीब लोगों की खिदमत में अपने आप को उसने क्या किया, कर दिया था, वक्फ कर दिया था, समर्पित कर दिया था। एंड हम्बल सबमिशन टू गॉड, और वो खिदमत खालिक मालिक की मर्जी के मुताबिक जो थी, मालिक की रजा के मुताबिक, खुदा की रजा के मुताबिक, भगवान ईश्वर की रजा के मुताबिक जो थे वो काम करती थी। Yet the rich, the famous and the powerful flock to her to become a part of her mission and give some real meaning to their lives. और कहता है इसके बावजूद भी ना उनके पास कोई बड़ा ओहदा है सरकार में, न किसी सियासत में वो थी, ना उनके पास कोई इतनी बड़ी धन दौलत थी, है ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसके बावजूद कहता है लोगों का हुजूम जो था हर वक्त जो था उनके आसपास में उमड़ा रहता था, लोग उनके इर्द गिर्द जो थे वो रहते थे, उनको फॉलो करते थे। ठीक, क्यों फॉलो करते थे? टू गिव सम रियल मीनिंग टू देयर लाइफ, ताकि उनको भी इस दुनिया में आने का, वो इस दुनिया में क्यों आए हैं, इस दुनिया में आने का उनका क्या मकसद है, वो चीज जो है वो सीख पाए। इसलिए वो क्या करते थे कि मदर टेरेसा के आसपास चक्कर लगाया करते थे, उनके साथ में रहा करते थे। हाउ डिड शी एक्वायर दिस स्टेचर? अब कहता है उन्होंने एक्वायर हो गया, हासिल करना है, उन्होंने ये स्टेचर जो है, ये इतनी बड़ी पोजीशन जो है, स्टेचर क्या हो गया? रैंक, स्टेटस है, ये कैसे उन्होंने प्राप्त किया, कैसे हासिल किया? लेट अस ट्रेस द जर्नी ऑफ दिस सेंट ऑफ आवर टाइम्स। हाउ कहता है ये जो हमारे जमाने के जो ये सेंट हैं, संत हैं, सूफी हैं, तो उनकी कहता है ये जो सफर है, उनकी जिंदगी का सफर जो है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जरा रोशनी डालते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, ताकि हमें इस सवाल का क्या है वो जवाब मिल पाए। ये लोग जो है ना तो उनके पास क्या है, कोई धन है, ना दौलत है, ना कोई गाड़ियां, ना कोई बंगले, ना कोई और चीजें हैं, ऐसा कुछ तो था ही नहीं। फिर भी ये लोग जो हैं उनके पीछे पीछे जो है वो क्यों चला करते थे, उनके मुरीद क्यों थे? तो बच्चों जैसा कि टाइम हो गया है, अभी आपका अगला पीरियड कौन सा होने जा रहा है सर? इसके बाद मैम ले रही हैं? हाँ, अच्छा, नेक्स्ट पीरियड जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, अभी आपका टाइम हो चुका है, यहाँ से आगे जो है उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।
सॉरी, थोड़ा सा म्यूट हो गया था। जो रशिया में उस टाइम जार था, फुल अथॉरिटी उसी के पास थी। लेकिन जो वहां के डेमोक्रेट्स थे, जो सोशल रेवोल्यूशनरी थे, वो कहते थे, उन्होंने जो है अब लोगों को किसी हद तक जो है ट्रेन किया था। जो वहां पर बोल्शेविक्स थे, मेंशेविक्स थे, भले ही जो है वो अलग अलग थे, भले ही वो अलग अलग थे, उनके अपने लोग थे। बोल्शेविक्स में जो है खाली एजुकेटेड क्लास थी, मेंशेविक्स में सारे मिलके थे, कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ खाली फार्मर्स थे, कुछ ये थे, हम कह सकते हैं अमीर लोग भी थे। तो इन दोनों ने मिलकर जो है क्या कहा कि ये जो ऑटोक्रेटिक रूल है, जो ये जार की हुकूमत है, हमें जो है ये मंजूर नहीं है, हमें ये कबूल नहीं है, इसको जो है खत्म होना चाहिए। हम जो है इसके किसी भी अब लॉ को नहीं मानेंगे, नहीं फॉलो करेंगे। उन्होंने कहा कि एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाए, लॉज जो है वो फ्रेम किए जाए, जिसके अंडर जो है जहां रशिया में रूल चलेगा, वर्बल लॉज पे। जो बादशाह ने कहा हम वो नहीं मानेंगे, हाँ जो कानून की किताब में लिखा होगा वो हम पर जो है बाइंडिंग्स होंगी। तो उन्होंने जो है, जो डेमोक्रेटिक्स थे वहां पे, जो नेशनलिस्ट थे, जो रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने जो है मिलकर ये कहा कि हमें जो है ये जार नहीं चाहिए, हम जार की अथॉरिटी पे अब आज के बाद नहीं चलेंगे, हमें प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर दो जिसमें जो है राइट्स पूरा क्लियरली मेंशन किए गए हों, जिसमें जो है पूरा जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए जाएं, और जो फिर इम्प्लीमेंट हो हर किसी के लिए, वो सिर्फ मजदूर के लिए नहीं बल्कि वो राजा के लिए भी सेम लॉज हो। यानी कि उन्होंने एक इक्वालिटी जो है डिमांड की कि इक्वालिटी होनी चाहिए, प्रिविलेजेस नहीं होनी चाहिए। रशिया में जो प्रिविलेजेस किंग को मिलेंगी वही जो है राइट्स या प्रिविलेजेस एक आम आदमी को भी मिलनी चाहिए। तो इस तरह की डिमांड जो है उन्होंने वहां पर की, लोगों ने मिलकर की, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने डिमांड किया। इसके बाद जो है क्या होता है कि साथ में ही वहां पर जिस टाइम ये लोग जो है डिमांड कर रहे थे, जिस टाइम डेमोक्रेट्स, रेवोल्यूशनरीज और नेशनलिस्ट जो है डिमांड कर रहे थे, उसी दौरान क्या होता है कि रशिया की वार हो जाती है जापान के साथ। रशिया और जापान की वार होती है, और ये कब होती है? 1904 में। 1904 में जो है इनकी वार होती है। अब वार क्यों होती है इनकी? ठीक है, इन दो के बीच में जो है वार होती है ओवर द इशू ऑफ नॉर्थ कोरिया और मंचूरियन। ये दो जो है डिफरेंट एम्पायर्स थे। जापान का अपना एक एम्पायर था, रशिया का अपना एक एम्पायर था, नॉर्थ कोरिया जो है अलग से एम्पायर था, मंचूरियन जो थे वो अलग से एम्पायर थे। क्योंकि वो एम्पायर जो थे, जो नॉर्थ कोरिया और मंचूरियन का एम्पायर जो था, वो थोड़ा सा कमजोर थे कंपेयर टू जापान और रशिया के। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है कि कौन नॉर्थ कोरिया एम्पायर और मंचूरियन एम्पायर को अपने कब्जे में ले ले। क्योंकि उस टाइम में एक सिलसिला चल रहा था वर्ल्ड में कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने साथ जुड़ाना और अपना एम्पायर जो है वो बढ़ाना। ठीक है, तो इन्हीं दो को लेकर जो है जापान और रशिया के बीच में क्या होता है कि वार होती है। और वार में क्या होता है कि रशिया बुरी तरीके से हार जाता, रशिया इस वार में हार जाता है। और मैंने आपको, अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, भले ही जो है लड़ाई जब दो बंदों की होती है तो एक बंदा जीतता है और एक हारता है, लेकिन जो जीतने वाला बंदा होता है नुकसान उसका भी हो जाता है। तो यहां पर तो रशिया हार गया था, उसका तो डबल नुकसान हो गया था। ठीक है ना, उसकी जो है इकोनॉमी इतना ज्यादा डाउन हो गई कि वो लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा।
अगर किसी मजदूर की मजदूरी 500 थी, किसी वर्कर की, किसी गवर्नमेंट या फिर किसी मुलाजिम की सैलरी 500 थी, उसको सिर्फ 200 देने लगे। प्राइजेस जो है वो हाई हो गए क्योंकि इकोनॉमी डाउन हो गई, प्राइजेस काफी हाई हो गए, तो लोगों को जो है एक और बहाना मिल गया यूनाइट होने का। अभी तक जो लोग उनके साथ, उन रेवोल्यूशनरीज के साथ नहीं जुड़े थे, अब वो भी जुड़ने लगे जब उन्होंने देखा ना कि गाज उन पे भी गिर रही है। जो अभी तक किंग के फेवर में थे, जब उनको भी नुकसान हो गया, उनकी भी सैलरीज कम हो गई, उनकी डिमांड्स भी जो है पूरी नहीं होने लगी, तो वो भी जो है किंग को छोड़कर जुड़ गए किसके साथ? उन रेवोल्यूशनरीज के खिलाफ साथ, जो रेवोल्यूशन जिन्होंने स्टार्ट किया था किंग के खिलाफ, जार निकोलस टू के खिलाफ। तो इससे जो है जब प्रोटेस्ट जो है, जब एजिटेशन जो है, जब रेवोल्यूशन जो है वो स्प्रेड हुआ पूरे रशियन एम्पायर में, तो जार निकोलस जो था वो कंपेल हो गया कि उसने अपने पावर्स को जो है सरेंडर कर दिया, और वहां पर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, एक पार्लियामेंट बनाई गई जिसका नाम रखा गया डूमा, DUMA, जो वहां की फर्स्ट पार्लियामेंट का नाम था डूमा। तो इस तरीके से जो है रेवोल्यूशनरीज जो है हम कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुल हो गए रेवोल्यूशन के एम्स को। जो एम्स उनका था, एम उनका यहां पर सिंपल ये था कि जार जो है अपनी अथॉरिटी को छोड़ दे, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए और एक नई सरकार यहां पर बने जिसमें हर किसी को बराबर का हक मिले। तो फाइनली जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं वहां पर जार निकोलस की पावर्स को खत्म करने में और कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करवाने में। तो यहां से आगे जो है एक लेक्चर और होगा, वो होगा कल, और कल जो है हमारा ये सेकंड यूनिट भी जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। अभी 2-3 मिनट हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, इनकेस ही कोई क्वेश्चन करना चाहता है, अदरवाइज मैं बंद कर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो। क्या बोल रहे हैं? कोई क्वेश्चन नहीं? आई थिंक नो सर। थैंक यू ऑल।